क्या सरकार ने भारत को एक एक्सपेरिमेंटल लैब बना के रख दिया है? क्या हमारे पास जो भारत के सिटीजन्स हैं उनके पास जो फ्यूल चूज करने का राइट है अब वो खत्म हो गया है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज निधि और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एथेनॉल ब्लेंडिंग। एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो अभी मुद्दा चल रहा है, यानी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब 20% ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा आउटरेज हो रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंटल लैब बना के रख दिया भारत को, जो कि कहीं ना कहीं एक जो फालतू के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, लाइक E20 ब्लेंडिंग। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके अलावा हमारे लिए मुद्दा ये निकल के आता है कि अब ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है, इसको लेकर के जो आउटरेज हो रहा है, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या सच है, क्या झूठ है। ठीक है, और सरकार जो सच में ऐसा कर रही है, आखिर सरकार की इंटेंशन क्या है, इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। अगर इसमें पेपर की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारे लिए GS थर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस में, और प्रीलिम्स में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समटाइम्स हमसे ये सब जो है इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है इंडिया में, इसकी वजह से जैसे कि आपको पता है सरकार ने क्या किया, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को अलाउ कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से नेशन वाइड एक डिबेट ट्रिगर हो गया, जिसमें लोग बात करने लगे कि उनका व्हीकल परफॉर्मेंस जो है मात खा रहा है, यानी कि व्हीकल्स की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो रही है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी को लेकर के लोग परेशान होने लगे। लोगों का कहना है कि ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है वो राइस हो गया, ठीक है, यानी कि फूड मटेरियल से की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज क्रिएट हो सकता है। उसके अलावा वाटर यूज, एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए लगने वाला पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है। उसकी वजह से वाटर का भी कहीं ना कहीं, वाटर रिसोर्सेज को भी क्या किया जा रहा है, डेप्रिशिएट किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ये इन्वायरमेंट के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक भी है, और इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इसके हैं, जिसके ऊपर लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, एक डिबेट क्रिएट हो गई है। ये जो डिबेट है ये और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है जैसे ही माइलेज रिडक्शन, फूड ग्रेन्स का जो यूज है वो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में क्या हुआ था कि यहाँ पे पहले जो यहाँ पे जो सरकार की तरफ से गए थे, उन्होंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ से ट्रिगर हो गई। बाद में वो अपने जो उनका जो स्टेटमेंट था उससे वो वापस ले लिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं ये ट्रिगर हो गया। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लोग आए दिन अपनी पोस्ट शेयर कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया या माइलेज नहीं आ रहा, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, अब उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज हुई थी। जैसे ही अभी PM मोदी जो है भूटान के यहाँ भूटान की यात्रा पे गए थे, तो वहां पे हुआ क्या था कि उन्होंने ऑफर किया कि हमसे E20 पेट्रोल ले लो, तो भूटान ने साफ मना कर दिया कि हमें E20 पेट्रोल नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आउटरेज होना शुरू हो गया है, लोग क्रिटिसाइज करने लगे हैं। तो इसी बीच में अभी क्रिटिसिज्म के अपार्ट फ्रॉम हम चीजें थोड़ा सा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। जैसे कि सरकार का जो ग्रीन पॉलिसी है, जिसके अंडर ये एथेनॉल जर्नी स्टार्ट हुई थी, इंडिया ने जो एथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट किया था, बेसिकली वो ग्रीन पॉलिसी के अंडर किया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले 2003 में ये स्टार्ट हुआ था। 2003 में सबसे पहले E5 प्रोग्राम चालू किया था एथेनॉल ब्लेंडिंग का, यानी कि 5%। ठीक है, उसके बाद बायोफ्यूल्स को लेकर के इन्होंने एक पॉलिसी लेके आए 2009 में। फिर 2018 में ये बायोफ्यूल्स को लेके जो पॉलिसी है इसको नोटिफाई किया गया। उसके बाद 2022 में होता क्या है कि जो बायोफ्यूल पॉलिसी थी उसको अमेंड करके अब E20 का टारगेट रखा गया। ठीक है, E20 का टारगेट रखा गया फ्रॉम 2025 टू 2030। ठीक है, 2025 से लेकर 2030 तक का इन्होंने टारगेट रखा। ओके, उसके बाद इंडिया ने जून 2022 में सबसे बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, वो था E10, यानी कि 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो इनका टारगेट था उसको नेशन वाइड इन्होंने अचीव किया। अप्रैल 2023 में न्यू पेट्रोल व्हीकल्स आए। ठीक है, न्यू पेट्रोल व्हीकल्स रिक्वायर्ड टू बी E20 कंपेटेबिलिटी। इन्होंने बोला कि अब जो व्हीकल्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, किस तरीके से बनाए जाएंगे, E20 कंपेटेबिलिटी के हिसाब से बनाए जाएंगे। ओके, उसके अलावा 2025-26 में तो आपको पता ही है कि E20 ब्लेंडिंग को इन्होंने अचीव कर लिया। और अभी 2026 में रिसेंटली आपने नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट सुना होगा, जहां पे उन्होंने बोला है कि हम क्या करने वाले हैं, E85 की तरफ जाने वाले हैं, यानी कि 85% तक हम
अलाउ करने वाले हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग को, ठीक है, इवन 100% तक, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद होता क्या है कि ये जो पॉलिसी है, ये जो नेशनल पॉलिसी है, कितना वो सक्सेसफुल रही। अगर हम उसके सक्सेस की बात करें तो कितना वो सक्सेसफुल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉलिसी लाने के पीछे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज भी इंडिया 85% हम जो है क्रूड ऑयल क्या करते हैं, 85% क्रूड ऑयल हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और अपने इसी इंपोर्ट करने की वजह से जो हमारा बर्डन हो जाता है, उसको कम करने के लिए हम क्या लेके आए, एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम चालू किया था, ठीक है, 2003 में। क्योंकि इंडिया का क्या है, इंडिया का मानना है कि अगर हम खुद से सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा जो इंपोर्ट करने का खर्चा है वो कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब अगर मैं इसके सक्सेसफुल होने की बात करूं तो सबसे पहले 2013-14 की बात करते हैं, जहां पे 1.5% से भी कम एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती थी, ठीक है। ये हमारा सक्सेसफुल ग्राफ है, कैसे कैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग को चालू किया गया। 2021-22 में 10%, देन 2022-23 में 12.06%, 2023-24 में 14.6%, और ऐसे करते करते 2024-25 में हम 18% तक पहुंच गए थे। एंड फाइनली 2025 एंड 2026 में आपको पता है कि हमने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर लिया है, ठीक है। ये तो था हमारा ग्राफ जो हमने अचीव किया है। अब कुछ गवर्नमेंट के क्लेम भी हैं, ठीक है। सोशल मीडिया की बातों पे जाने से पहले हम थोड़ा गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ क्लेम किया कि क्या बेनिफिट हो सकते हैं। 1.90 लाख अप्रोक्स 1.90 लाख करोड़ जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारा बचेगा, ठीक है। बचेगा मतलब इन्होंने बचाया है, ऐसा इन्होंने बोला कि ये हमें बेनिफिट हुए हैं अब तक। इसके अलावा 310 लाख मीट्रिक टन जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते थे वो हमने रिप्लेस कर दिया, यानी कि इतना हमने खुद प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हमने अवॉइड किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ग्रीन फ्यूल बना रहे हैं, तो उस वजह से क्या हुआ है, हमारा कार्बन एमिशन भी कम हुआ है। 1.60 लाख करोड़ एडिशनल फार्मर्स की इनकम जनरेट हुई है, कैसे, एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से, ठीक है। अब इसके अलावा एथेनॉल प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी वो बड़ी है 421 करोड़ लीटर से लेकर के अप्रोक्स 2000 करोड़ लीटर तक, ठीक है। मतलब एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाएगा, ये गवर्नमेंट के क्लेम्ड है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का नैरेटिव है ग्रीन फ्यूल, एनर्जी सिक्योरिटी एंड फार्मर्स प्रोस्पेरिटी, ये इनका एक क्लेम है या इनका एक थीम है या मोटो है, जो भी है, तो उसके बारे में इन्होंने बात की है, ठीक है। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी की तरफ चलते हैं कि अब जो कंज्यूमर्स बात कर रहे हैं, सरकार ने तो बता दिया कि हमें ये अचीवमेंट मिला है, हमें वो अचीवमेंट मिला है, बट एग्जैक्टली कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का क्या कहना है। सबसे पहले माइलेज रिडक्शन हुआ है, दूसरा कंफ्यूजन है ओवर व्हीकल कंपैटिबिलिटी, तीसरा उनके पास ऑप्शन नहीं बचा E10 वर्सेस E28 मैनी पंप्स, ठीक है। मतलब अब उनको या तो E10 या फिर E20, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है उनके पास। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे, मतलब कंपल सारे पे नहीं हुआ बट बहुत सारी जगह पे ऐसा हो रहा है। हायर फ्यूल बिल्स डिस्पाइट ग्रीन पॉलिसी, अब उनको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ग्रीन पॉलिसी होने के बावजूद भी उनको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं पब्लिक बैकलैश मिल रहा है ओवर दीज कंसर्न्स, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि माइलेज इशू आ क्यों रहा है, ठीक है। माइलेज इशू की अगर हम बात करें, आपको पता होगा जो पेट्रोल है ना उसकी डेंसिटी होती है 34 मिलियन जूल्स, ठीक है, 34 मिलियन जूल्स पर लीटर, ठीक है। जो पेट्रोल है उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 34 अप्रोक्स 34 मिलियन जूल पर लीटर। वही एथेनॉल की जो होती है वो 24 होती है। अगर आप देखोगे दोनों में तो अप्रोक्स 30% लेस एनर्जी होती है एथेनॉल वाले पेट्रोल में एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वाले पेट्रोल में। अब जब ये साइंटिफिक है, दैट मीन्स कि ऑफकोर्स ही बात है आपका माइलेज रिडक्शन होगा। 20% एथेनॉल ब्लेंड क्या करेगा, माइलेज इशू क्रिएट करेगा। इसकी वजह से जो बेसिकली क्या हो रहा है कि 3 to 3.5% का रिडक्शन है। ये जो है माइलेज इशू को इस तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि क्या हो रहा है कि माइलेज इशू इस वजह से आ रहा है क्योंकि दोनों की डेंसिटी में क्या है, फर्क है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करें। अब सोशल मीडिया की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक यहीं से शुरू किया था कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है कि लोग बात कर रहे हैं 15 से 30% तक का जो है क्लेम कर रहे हैं कि इतना माइलेज इशू आ रहा है, जबकि हमने बात की कि कितना आना चाहिए, 3 to 3.5%, इतना माइलेज इशू आना चाहिए, ठीक है। बट जैसे कि आपको पता है अगर सिटी ट्रैफिक है
एसी यूज कर रहे हो, टायर प्रेशर हो गया, ड्राइविंग स्टाइल हो गया, इस सब से भी फ्यूल पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल से भी चलाओगे तब भी ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका जो है माइलेज डिसाइड होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो माइलेज है वो अलग अलग तरीके से इफेक्ट हो रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। ओके, अब कुछ एथेनॉल को लेके कुछ चैलेंजेस हैं जिनके बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है। हम फॉरेन में नहीं रहते, लाइक हम हमारा टेम्परेट जोन नहीं है, जैसे ब्राजील वगैरह और इन सब की बात जब हम करते हैं, जैसे जब भी इंडिया बोलता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, हम ग्लोबली लोगों को देख के उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है वो जो है ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल होने की वजह से यहाँ पे आपको पता होगा इवेपोरेशन का इश्यू रहता है। उसकी वजह से ये जो एथेनॉल है ना, ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर और वाटर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसकी वजह से कोरोजन का इश्यू क्रिएट होता है। फ्यूल टैंक आपके कोरोड हो जाते हैं, इंजेक्टर्स हो गए, फ्यूल लाइंस हो गए, स्पेशली ओल्डर व्हीकल्स जो एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके तैयार नहीं हुए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये वो कौन से वाले व्हीकल्स होंगे जो एथेनॉल ब्लेंडिंग से पहले बनाए गए थे। यानी कि अभी जो व्हीकल्स आ रहे हैं उस पे तो हम क्या कर रहे हैं, एक कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल लगा रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो, कोरोजन की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। एक दूसरा इशू आ रहा है कि जो रबर डिग्रेडेशन हो रहा है ओल्डर व्हीकल्स, जैसे कि उनमें जो रबर होती थी उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनमें क्रैक आ जा रहे हैं, लीकेज हो रहा है। बट अभी जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं, जैसे कि अभी जो मैंने बताया E20 कंपेटेबल जो व्हीकल्स आ रहे हैं, उनमें विटॉन, फ्लोरो इलास्टोमस और एथेनॉल रेजिस्टेंस पॉलीमर जैसे चीजें यूज की जा रही हैं। नेचुरल रबर का यूज नहीं किया जा रहा उसकी वजह से। बट इशू फिर से वही आ जाता है कि अगर आप 2022-23 से पहले वाले आपके पास व्हीकल्स हैं, उनकी माइलेज इशू, उनके कोरोजन इश्यूज, उनके रबर डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। सेम 2023 से पहले के व्हीकल्स में ये प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो एथेनॉल ब्लेंडिंग के कंपेटेबल नहीं बने हुए हैं, ठीक है। बहुत ही मुश्किल से वो E10 होगा। आई थिंक बहुत रेयर होता है कि E10 भी वो मिले, ठीक है। मतलब E10 मिल सकते हैं आपको। फ्यूल सिस्टम उनका उतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता क्योंकि वो बनाया ही नहीं है एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, ठीक है। लोअर एथेनॉल कंसंट्रेशन डिजाइन किए जाते हैं, इस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं उनका जो एक्सपोजर है बहुत ज्यादा है। बट अगर मैं बात करूं आफ्टर द अप्रैल 2023 न्यू पेट्रोल व्हीकल सोल्ड इन इंडिया, इनको रिक्वायर्ड कर दिया था सरकार ने कि ये E20 कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, तो इन वाले व्हीकल्स में उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये है कहानी जो है एक्चुअल चीजों की कि चल क्या रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो बातें हैं कहीं तक वो भी सही है, सरकार जो कह रही है कहीं तक वो भी सही है, बट हमें एक बेटर प्लानिंग की जरूरत है, ठीक है। हमें एक बेटर तरीके से चीजों को करने की जरूरत है। कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बताने, जो ये हमारे कहीं ना कहीं ये माइलेज इश्यू और इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। बेसिकली फ्यूल एफिशिएंसी हो गया, इंजेक्टर परफॉर्मेंस कैसा है, फ्यूल प्रेशर कितना आ रहा है, कोल्ड स्टार्ट टाइम कितना आ रहा है, फ्यूल ट्रिम वैल्यूज हो गए, ऑक्सीजन सेंसर रीडिंग्स हो गए, नॉक्स सेंसर एक्टिविटी हो गई, स्पार्क प्लग डिपॉजिट्स हो गए, कोरोजन हो गया, इंजन ऑयल डिल्यूशन हो गया। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे कहीं ना कहीं फ्यूल की इफिशियंसी पता चलती है, ठीक है। इसके बाद ओके, अब एक चीज हमने और पढ़ी थी, फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट भी है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से शुगर केन का, मेज का, राइस का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है वो एक कंसर्न क्रिएट कर रहा है, वो एक फूड इनसिक्योरिटी पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दे रहा है कि अगर इसी तरीके से सब लोग, क्योंकि प्रॉफिटेबल अगर होगा ये, अगर आप सब्सिडी प्रोवाइड करवाओगे किसानों को, फार्मर्स को, तो वो जो फ्यूल जो खाना है, मतलब बेसिकली जो ये मेज और शुगर केन उगाएंगे तो वो फ्यूल के लिए उगाएंगे ना कि फूड के लिए। तो उससे क्या होगा, एक सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट हो जाएगा इंडिया के सामने। तो ये भी एक कंसर्न है, शुड फूड बिकम फ्यूल, तो ये एक कंसर्न है जो लोगों के लोग जिसको लेके ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। क्रिटिक्स का कहना है फूड इन्फ्लेशन हो जाएगा, वाटर स्ट्रेस, क्योंकि मैंने बताया स्टार्टिंग में एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है, तो वाटर स्ट्रेस हो गया। डिस्टोर्टेड क्रॉपिंग पैटर्न्स, लोग क्या करेंगे कि मतलब मान लीजिए कि जो अपना राइस है वो आपको पता होगा खरीफ क्रॉप है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, राबी क्रॉप्स के टाइम पे भी यही उगाना शुरू कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं क्रॉपिंग पैटर्न भी दबाव पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट का आर्ग्यू क्या है कि यूजेस सरप्लस स्टॉक एंड डैमेज्ड ग्रेन। सरकार का कहना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम
जो अच्छा जो दाना है उसको यूज़ नहीं कर रहे, हम जो सड़ा हुआ दाना होता है, डैमेज्ड ग्रेन्स जो होते हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारे पास सरप्लस में स्टॉक है सिर्फ उसी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे हम फार्मर्स की इनकम को रेज कर रहे हैं। तो सरकार के अपने पॉइंट्स हैं, क्रिटिक्स के अपने पॉइंट्स हैं, और दोनों ही पॉइंट्स कहीं ना कहीं वैलिड है, ठीक है। उसके अलावा वाटर फुटप्रिंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वाटर को कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे शुगर केन एथेनॉल हो गया, आपको पता है कि शुगर केन ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है। शुगर केन के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी लगता है, तो इसकी वजह से सेम राइस एथेनॉल, आपको पता है कि राइस यानी पैडी जब प्रिपेयर किया जाता है तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ये भी वाटर इंटेंसिव है। 2G एथेनॉल हो गया, क्रॉप रेजिड्यू जहां आप यूज कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, वाटर को लेके वाटर स्ट्रेस ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप एक ऐसी फसल यूज कर रहे हो जो कहीं ना कहीं वाटर इंटेंसिव है। अगर मैं पॉलिसी चैलेंजेस की बात करूं तो अभी हमने पढ़ा कि फूड वर्सेस फ्यूल, ठीक है, ये एक डिबेट है। वाटर इंटेंसिव फीड स्टॉक को लेके एक डिबेट है, दूसरा व्हीकल कंपैटिबिलिटी नहीं है, कंज्यूमर अवेयरनेस को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि लोग अभी अवेयर नहीं है उतना, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया ने, आपको अगर मालूम होगा, BS नॉर्म्स आपने सुने होंगे, हमारे यहाँ पे पहले BS4 नॉर्म था, हमें BS5 पे जाना चाहिए था, बट इंडिया ने कहाँ जंप किया, BS6 पे। जब आप इस तरीके की चीजें करते हो तो लोगों को अवेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना बहुत जरूरी है कि अगर आप E20 माइलेज E20 कंपेटेबल बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो व्हीकल्स को, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप मतलब ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पे कुछ भी कॉस्ट रख रहे हो, लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं उतना कॉस्टली नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रीजनल इम्बैलेंस इन एथेनॉल प्रोडक्शन, आप पर्टिकुलर किसी एक स्टेट को, किसी एक एरिया को प्रमोट नहीं करोगे, आप इक्वल ट्रीटमेंट सबको प्रोवाइड करोगे, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं फ्यूचर रोड मैप क्या होना चाहिए। आपको ना फ्यूल जो है ना, व्हीकल्स जो है उनका फ्यूल ना एकदम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ E20 पे फोकस कर रहे हैं या सिर्फ आप पेट्रोल व्हीकल्स, आप फ्लैग्स फ्यूल व्हीकल्स बनाइए। सेकेंड जनरेशन एथेनॉल स्टार्ट करिए, एथेनॉल फ्रॉम क्रॉप रेजिड्यू स्टार्ट करिए, ना कि आप सीधे सीधे अच्छे और फ्रेश ग्रेन से स्टार्ट मत करिए, ठीक है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्रिएट करिए। E85 और E100 जो है वो कंपेटेबल व्हीकल लाने पड़ेंगे आपको पहले, तभी आप ये वाला फ्यूल चालू करिए, ठीक है। अभी आपके पास सिर्फ E20 कंपेटेबल व्हीकल भी पूरी तरीके से नहीं है, और आप कहाँ पहुंच रहे हो, E85 E100 पे आप जाइए, क्योंकि जरूरी है, बट पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल स्टेप्स लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द हायर ब्लेंड फ्यूल स्टैंडर्ड लाइक E22 E30, इसका मतलब वही सिंपल सी बात है कहने की कि पहले आप छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करिए, आप सीधे एकदम जंप मत करिए, ठीक है। उससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और है कि जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस की वजह से क्या होता है, एक कंसर्न और क्रिएट होता है कि जब आप नेशन वर्सेस इंडिविजुअल चॉइस, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इंडिविजुअल चॉइस, कहीं ना कहीं आप नेशन के पॉजिटिव पॉइंट्स करने के लिए आप इंडिविजुअल की चॉइसेस को भी डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इस तरीके से ये पॉलिसी को लाना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जाने, ना कि इसको क्रिटिसाइज करें। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमने दोनों पहलुओं पे बात कर ली, दोनों पॉइंट्स जानने की कोशिश की डिबेट के, एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, सोशल मीडिया का इशू कितना हद तक सही है, ठीक है, माइलेज का सिचुएशन जो है वो कितना हद तक सही है, ठीक है, एथेनॉल ब्लेंडिंग सच में क्या इतनी खराब है या सच में इतनी अच्छी है। तो दोनों पहलुओं पे जब हमने बात की तो हमने एक बैलेंस अप्रोच हमें बनानी पड़ेगी। तो आज का हमारा टॉपिक हम इसको यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।